तो मेरा आवाज़ सुनाई आ रहा है सबको? हेलो। यस सर। तो हम लोगों ने कल एम्ब्रियो कल्चर स्टार्ट किया था। तो कल एम्ब्रियो कल्चर हो गया, एम्ब्रियो रेस्क्यू हो गया, क्या होता है, उनका एम क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, ये सब देखा था हमने। ठीक है, तो हम लोग आगे जाते हैं। एंथर कल्चर एंड हैप्लॉइड प्रोडक्शन। अभी देखिए एंथर कल्चर का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। एंथर रह रहे एंथर हमको पता है कि जो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथर बोलेंगे। ठीक है, इसको एंथर बोलेंगे बेसिकली। ये एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं हमको पता है। तो ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे जब हम लोग इस एंथर को मीडियम के अंदर रखेंगे। तो उसके अंदर जो हैप्लॉइड सेल्स है, हैप्लॉइड जो गैमेट्स है वो क्या बनेंगे, बेसिकली वो जर्मिनेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, एंथर से भी हम लोग क्या करा सकते हैं, टिश्यू कल्चर के थ्रू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो प्लांट कैसा रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। वो प्लांट कैसा रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। फिर हम लोग कोल्चेसिन के ट्रीटमेंट से उसको डिप्लॉयड बना देंगे। ठीक है, तो इसका फायदा हम लोग देखेंगे, मतलब एंथर कल्चर का फायदा क्या होता है। तो एंथर कल्चर इज ऑल्सो नोन एज पोलन ग्रेन कल्चर और एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड कल्चर। इसको हम लोग एंड्रोजेनिक इसलिए बोले क्योंकि एंथर मतलब मेल है ना, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे बोला है एंड्रोजेनिक। ठीक है, समझ में आ रहा है। हैप्लॉइड कल्चर, तो हैप्लॉइड मतलब क्यों बोला है, यहाँ पे क्रोमोसोम सेट का जो नंबर है वो हाफ ही रहेगा। जो भी प्लांट अराइज होगा उससे उसका क्रोमोसोम सेट क्या होगा, हाफ ही रहेगा। अभी मुझे बताइए, हाफ क्रोमोसोम सेट किसी में रहता है तो काम चल सकता है क्या, आयुष? नो सर। क्यों, प्लांट तो ग्रो कर सकता है, प्लांट में जितने जीन्स की जरूरत है वो सब है उसके अंदर। क्योंकि हमारे पास दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है कि दो कॉपीज है। समझ में रहा, दो कॉपी सेम टाइप के सेट्स है, दो कॉपीज है हमारे पास। और एक सेट भी रहता है तो भी आदमी जी सकता है। पर जब मियोसिस का टाइम आएगा, जब जो गैमेट्स बनेंगे वो गैमेट्स नहीं बन पाएंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ यस रहा है। सर। तो वो गैमेट्स नहीं बनेंगे और वो फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं होगा, मतलब आगे का जनरेशन नहीं होगा वो। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये हैप्लॉइड जो प्लांट्स रहेंगे उसको हम लोग डिप्लॉयड बनाएंगे कोल्चिसिन की ट्रीटमेंट से। तो वो देखेंगे, देखिए व्हेन एंथर्स ऑफ अ प्लांट स्पीसीज आर कल्चर्ड ऑन अ सूटेबल मीडियम देन हैप्लॉइड प्लांट्स आर प्रोड्यूस। दिस मेथड इज कॉल्ड एंथर कल्चर। मतलब हम लोग एंथर्स को मीडियम के अंदर डाल रहे हैं, मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो हमने मोर्शेक एंड स्मूथ मीडियम देखा था, तो उसमें क्या है कि न्यूट्रिएंट्स है। अभी न्यूट्रिएंट्स को, सेल्स को अगर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो क्या होगा, वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे सेल्स। ठीक है, तो वो अगर ऑलरेडी हैप्लॉइड सेल्स थे तो हैप्लॉइड सेल्स रहेंगे तो हैप्लॉइड के फॉर्म में ही जो है प्लांट जनरेट होगा। ठीक है, दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड प्लांट्स ऑफ धतूरा। धतूरा और धतूरा के जो प्लांट्स है वो प्रोड्यूस किए गए थे पहली बार गुहा एंड महेश्वरी ने। ठीक है, तो इन दोनों का नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, गुहा एंड महेश्वरी 1964 में। ठीक है, समटाइम डिप्लॉयड प्लांट्स आर आल्सो प्रोड्यूस फॉर्म्ड अमंग द हैप्लॉइड प्लांट्स। अभी देखिए सिंपल है, हैप्लॉइड प्लांट से डिप्लॉयड प्लांट बनाया जाएगा। ठीक है, तो वो कुछ केमिकल्स के थ्रू हम लोग करते हैं। ठीक है, सोर्सेस ऑफ दिस डिप्लॉयड प्लांट इज एंथर वॉल विच इज डिप्लॉयड। अभी देखिए सोर्स ऑफ दिस डिप्लॉयड प्लांट इज एंथर वॉल। अभी देखिए ये एंथर वॉल है, ये एंथर वॉल भी सेल से ही बना हुआ है और इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स है ये भी क्या है, सेल से ही है। अगर इससे अगर जर्मिनेट होता है तो मुझे हैप्लॉइड मिलेगा, अगर ये जो वॉल है अगर उससे जर्मिनेट होता है कोई सेल, कोई टिश्यू, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड सेल्स बोलेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, सोर्सेज ऑफ दिस डिप्लॉयड प्लांट्स इन एंथर वॉल विच इज डिप्लॉयड। ठीक है, तो इसको अगर कंसिडर भी नहीं किया अभी, हमको इसको जरूरत नहीं, अगर हमको डिप्लॉयड ही चाहिए रहता तो हम लोग प्लांट के किसी भी टिश्यू से हम लोग यूज कर सकते थे। समझ में आ रहा है, अगर डिप्लॉयड ही चाहिए होता तो हम लोग किसी की प्लांट से ले सकते। अभी मुझे कोई बताएगा कि एंथर कल्चर के जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है यहाँ पे, एंथर कल्चर का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, मतलब हम लोग एंथर कल्चर ही क्यों करना चाहते हैं। हम लोग कोई भी प्लांट का टिश्यू का जो पार्ट ले लिया तो उससे ग्रो कर सकते हैं नया प्लांट। एंथर का ही जरूरत क्या है मुझे, अक्षदा, ओमकार, एंथर का ही क्या जरूरत है मुझे। अपेक्षा, इट हैज
हाँ इट हैज पोलन, ठीक है, पर हम लोग पोलन्स को ही क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब उसका जरूरत क्या है पोलन्स का? देखिए हमको पता है ये एक सेल है, ये एक सेल है, मुझे पता है कि दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, और मुझे ये पता है कि दोनों अगर होमोलोगस, ये एक पेरेंट से आए और ये एक पेरेंट से, पेरेंट वन पेरेंट टू, हमको पता है एलील्स का भी कंसेप्ट पता है। अभी क्या होगा कि ये क्रॉसिंग ओवर होगा तो उसके बाद गैमेट्स बनेंगे। अगर मान लेते कि अभी ये मैंने एंथर कल्चर के थ्रू ये एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, इसके अंदर एक ही सेट है, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करूंगा, कुछ केमिकल के थ्रू इसको क्या बना दूंगा, डिप्लॉइड बनाएगा। डिप्लॉइड कैसे बनाएंगे, इसका सेम कॉपी सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाएगा। जहां हम लोग कोल्चिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका ये क्या है, एक नया सेट बन जाता है। अभी ये सेट जो नया बना है वो कैसा है, एकदम एग्जैक्टली सेम है, इसके जैसा ही ये सेट। इसके बाद अगर क्रॉसिंग ओवर होता है इन दोनों के बीच में तो क्या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम होमोलोगस है, समझ में आ रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना। अगर ये दोनों अगर सेम रहेंगे तो अगर इधर का पार्ट इधर चला जाता है, इधर का पार्ट इधर चला जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मुझे क्या मिलेगा, होमोजाइगस प्योर लाइंस मिलेंगे मुझे, होमोजाइगस प्योर लाइंस मिल जाएंगे, समझ में आ रहा है। जो मुझे, जो क्लासिकल हाइब्रिडेशन के मेथड से बहुत सारे साल लग जाते थे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, तो ये मुझे इजीली मिल जा रहा है, समझ में आ रहा है। होमोजाइगस लाइन जो है वो इजीली मिल रहा है मुझे, समझ में आ रहा है अभी। यस सर। बाकी बाकी के, यस सर। अच्छा अगर किसी को अगर इसमें डाउट है तो फिर से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा है मुश्किल, ठीक है, समझ में आ रहा है। इन एंथर कल्चर देयर कैन बी टू सिचुएशन, एंथर कल्चर में दो सिचुएशंस हो सकते हैं। न्यूक्लियस विद इन अ पोलन ग्रेन में कंटिन्यू टू डिवाइड एंड गिव राइज टू पोलन एम्ब्रियो। अभी देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है जो पोलन ग्रेन के अंदर, वो डिवाइड हो सकता है और उससे क्या अराइज हो सकता है, उसको जो उससे जो अराइज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलन एम्ब्रियो बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड है कंटिन्यू डिवीजन इन अ पोलन प्रोड्यूसेस अ कैलस विच देन रीजनरेट्स इनटू शूट। वो डायरेक्टली पोलन एम्ब्रियो में भी कन्वर्ट हो सकता है, या तो फिर सेकंड जो है वो कैलस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सेम, नहीं भी याद किया, नहीं भी इस चीज को याद रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसका जरूरत नहीं फिलहाल, समझ में आया ये। उसके बाद हैप्लॉइड कैन सर आल्सो, पोलन एम्ब्रियो डिप्लॉयड होगा। देखिए पोलन एम्ब्रियो जो है, अगर अगर मान लेते कि पोलन ग्रेन से अराइज हो रहा है तो वो कैसा रहेगा, बेसिकली वो हैप्लॉइड ही रहेगा, ठीक है ना। अभी हैप्लॉइड मुझे एम्ब्रियो मिल गया, प्लांट मिल गया, फिर उसके बाद हम लोग उसको कोल्चिसिन से ट्रीट करेंगे। जब कोल्चिसिन से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, वो डिप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, हैप्लॉइड कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय कल्चरिंग अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स। अभी देखिए ओव्यूल्स भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड ही होते हैं ना। अभी पोलन ग्रेन्स भी जो है वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और ओव्यूल्स भी जो है वो हैप्लॉइड होते हैं। अभी मैंने ओव्यूल्स को निकाल दिया, उसको कल्चर मीडियम के ऊपर रख दिया, तो वो भी एक क्या नए प्लांट में ग्रो हो सकते हैं, पर वो कैसा प्लांट रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा वो, समझ में आ रहा है, हैप्लॉइड रहेगा, याद रखिए, ठीक है, समझ में आया। तो हैप्लॉइड प्लांट जो है मुझे पोलन ग्रेन से भी जनरेट किया जा सकता है और ओव्यूल्स से भी जनरेट किया जा सकता है, समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। अगर मैंने कोई नॉर्मल जो है, अगर प्लांट्स जो डिप्लॉयड कंडीशन में है, मुझे अगर मैंने क्या किया है कि उसके जो एंडोस्पर्म होता है, और उससे अगर मैंने एक प्लांट नया बनाया तो क्या होगा एंडोस्पर्म से, एक मिनट, देखिए मुझे पता है कि एंडोस्पर्म जो होता है ट्रिप्लॉइड होता है, तो ट्रिप्लॉइड सेल्स मिलेंगे, मतलब ट्रिप्लॉइड प्लांट मिलेगा, प्लांट जो मिलेगा वो ट्रिप्लॉइड रहेगा, समझ में आया, सिंपल है ये। तो यहां तक सब क्लियर, यस सर। ठीक है। एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट्स हैव सम वेरिएशन व्हिच आर कॉल्ड गैमेटोक्लोनल वेरिएशन। अभी देखिए एंड्रोजेनिक प्लांट जो होते हैं, जो एंथर से अराइज होते हैं, उसके अंदर कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं, समझ में आ रहा है। अभी वो हमने उसको गैमेटोक्लोनल क्यों बोला है, क्योंकि गैमेट से अरेंज हुए हैं ना, क्योंकि जो ये हैप्लॉइड जो
पोलन ग्रेन से गैमेट्स है ना बेसिकली, तो गैमेट्स से अराइज हुए और उसके अंदर कुछ वेरिएशंस आएंगे तो उसको हम लोग गैमेटोक्लोनल वेरिएशंस बोलेंगे। समझ में आ रहा है? सिंपल है ये। तो यही है सिंपल। यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर देखिए हैप्लॉइड प्लांट मिल गया, अगर हम लोग को उसको क्या करेंगे, कोलचेसिन से ट्रीट करेंगे। कोलचेसिन से ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो होमोजाइगस डिप्लॉयड हो जाएगा। समझ में? होमोजाइगस डिप्लॉयड हो जाएगा, मतलब दोनों सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जो है, अभी मान लेते हैं कि मेरे पास एक सेल है, ये एक सेल है, इसके अंदर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, हैप्लॉइड हो गया। ये प्लांट भी हैप्लॉइड ही है। अभी इसको मैंने कोलचिसिन से ट्रीट किया तो इसके अंदर क्या है, दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। ठीक है, सेम, क्योंकि इसी का डायरेक्टली रिप्लिकेट हो गया, दो बन गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी ये दोनों क्रोमोसोम जो है एकदम सेम है। ठीक है, इसीलिए इसको होमोजाइगस डिप्लॉयड बोला है। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे जाते हैं हम। देखिए, यूज ऑफ हैप्लॉइड इन प्रोड्यूसिंग प्योर लाइन्स हैज रिड्यूस्ड द पीरियड रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग न्यू वेराइटीज फ्रॉम 10 ईयर्स टू 5 ईयर्स। मतलब अगर हम लोग हैप्लॉइड प्लांट यूज कर सकते हैं, ये 2 से लेके 5 सालों में हम लोग कर सकते हैं। मतलब समझ में आ रहा है? इससे 2 से लेके 5 सालों में एक नया प्योर लाइन्स बनाया जा सकता है उससे। और हम लोग हैप्लॉइड टेक्निक्स यूज करते हैं या फिर एंथर कल्चर टेक्निक्स यूज करते हैं, तो उससे 2 से 5 सालों के बीच में हम लोग क्या बना सकते हैं, एक नया वैरायटी बना सकते हैं। ठीक है, वही अगर क्लासिकल मेथड से हम लोग करते हैं तो हमको बहुत साल लग जाएंगे, कम से कम 10-12 साल तो लग ही जाते हैं, 7 से 10 साल के बीच में इतना टाइम लगता है एक नया हाइब्रिड बनाने में। क्योंकि उससे पहले आपको प्योर लाइंस बनाना रहता है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उनका क्रॉसिंग करवा के जो हाइब्रिड आएगा उससे कराएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक सबको समझ में आया। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोटोप्लास्ट कल्चर। अभी देखिए, प्रोटोप्लास्ट कल्चर में मैं बताया था कि प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है, दो अलग अलग स्पीसीज का भी डायरेक्टली कंबाइन करवा सकते हैं, तो उसको हम लोग सोमैटिक हाइब्रिड बोलते हैं। देखिए, हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स ऑफ टू स्पीसीज और वैरायटीज, कुछ भी हो सकते हैं, दो अलग स्पीसीज हो सकते हैं या फिर दो अलग वैरायटीज भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों सेल्स को फ्यूज करा दिया, मिक्स करा दिया। ठीक है, उसको हम लोग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, सिंपल है। अभी देखिए, प्रोटोप्लास्ट किसको बोलेंगे, जिस प्लांट के सेल को सेल वॉल नहीं होता है, जो सेल वॉल को छोड़ के जो पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, याद रहेगा प्रोटोप्लास्ट। यस सर। तो Yes, ये कुछ sir. स्टेप्स है, प्रोटोप्लास्ट कैसे रिमूव करते हैं। तो बेसिकली अगर प्रोटोप्लास्ट को रिमूव करना है, हमको पता है कि सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना हुआ है और पेक्टिन है, तो हमको दो एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगा। सेलुलोज का सेलुलोज का जरूरत पड़ेगा और पेक्टिनेज का जरूरत पड़ेगा। दोनों अगर हम लोग ट्रीट करते हैं तो वो सेल वॉल जो है वो निकल जाएगा, सिंपल है। तो प्लांट टिश्यू को क्या किया है, प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन में डाल दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद कट फ्रॉम शार्प नाइफ से कट किया है, फिर उसको डीप्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन, फिर प्रोटोप्लास्ट को रिमूव किया है। तो बेसिकली आपको याद रखना है, यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे सिर्फ उसका जो सेल वॉल है वो रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूज करना है ना दोनों को। सेल वॉल रहेगा तो फ्यूज कर ही नहीं पाएगा, तो सेल वॉल रिमूव कर देंगे, उसके बाद ही दो सेल जो है वो फ्यूज होंगे। समझ में आया? यस सर। Yes. सर, एक प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन क्या होता है? एक मिनट, एक मिनट, मुझे आपको आवाज आ रहा है? यस सर। तो उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे, देखिए फ्यूजन ऑफ, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं थे हम। तो उसके बाद एंजाइमेटिक मेथड यूज करेंगे। अभी एंजाइमेटिक मेथड में हम लोग कोई भी एंजाइम यूज कर, कोई भी एंजाइम मतलब जो सेलुलोज को क्या करेगा, निकाल देगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइज, नहीं एंजाइमेटिक मेथड बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्कवरी बाय कॉकिंग, मतलब डिस्कवरी इन्होंने किया है इसको डिस्कवरी। ठीक है, तो ये चीजें, तो हमको कौन से एंजाइम्स यूज करना है, अगर उसका सेल वॉल निकालना है तो पेक्टिनेज और सेलुलेज यूज करना है। तो याद रहेगा ये दोनों चीजें आपको। यस सर। कुछ यस डाउट्स Yes, है सर। यहाँ sir. पे?
यहाँ तक किसी को डाउट्स है? नो सर। देखिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, हैप्लॉइड के बारे में पढ़ा, गैमेटोक्लोनल वेरिएशंस के बारे में पढ़ा। कोल्चिसिन जो है क्या है, केमिकल है जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हैप्लॉइड है तो उसको हम लोग डिप्लॉइड बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़े। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, दो सेल्स को फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, दो सेल्स को फ्यूज कर रहे हैं। देखिए पहला जो है यहाँ पे प्लांट टिश्यू लिया है, उसको हमने क्या किया, डीप्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन में डाला है, समझ में आ रहा है। तो प्लाज्मोलाइसिस, देखिए सिंपल है, प्लाज्मोलाइसिस मतलब क्या होता है, श्रिंक होता है ना, सिंपल है। जब एक तो क्या होता है, फ्लैसिड सेल होता है और एक प्लाज्मोलाइज्ड होता है, ठीक है। फ्लैसिड सेल, फ्लैसिड और प्लाज्मोलाइसिस सेम ही है। टर्जिडिटी मतलब पूरा जो सेल जो है वो क्या है, एकदम स्वोलन है, ठीक है, उसको बोलेंगे। प्लाज्मोलाइसिस मतलब क्या होगा कि वो सेल जो है उसके सेल वॉल को जो है थोड़ा, अगर उसका वाटर कंटेंट अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, वो सेल वॉल जो है सेल मेम्ब्रेन से थोड़ा कम हो जाएगा, समझ में, क्योंकि सेल वॉल जो है वो शेप जो मेंटेन करके ही रखेगा, पर सेल मेम्ब्रेन जो है वो श्रिंक हो जाएगा। कोई ऐसा सॉल्यूशन में डाल दे जिसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा वो, हेलो, वाटर बाहर जाएगा। हाँ वो डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा उसका ना, श्रिंक हो जाएगा थोड़ा। फिर से उसको डीप्लाज्मोलाइज करेंगे तो इजीली कट कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि हमको यहाँ पे एंजाइम यूज करना है, ये याद रखना है। तो एंजाइम पेक्टिनेज और सेलुलोज है, उसके बाद फ्यूजन करवाएंगे, दोनों का फ्यूजन कराएंगे। फ्यूजन कराने के प्रोसेस से हम लोग कुछ केमिकल एजेंट भी हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके वजह से वो सेल्स फ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज आर फ्यूज टुगेदर, अभी दोनों प्रोटोप्लास्ट को क्या किया है, फ्यूज करवाया गया है, ठीक है। उसके बाद सब्सटेंस विच इंड्यूस द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट इज कॉल्ड फ्यूसोजेंस या फ्यूजोजेनिक एजेंट। जो केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूजोजन या फिर फ्यूजोजेनिक एजेंट्स बोलेंगे, जिसके वजह से वो सेल्स दोनों जो है फ्यूज होने वाले हैं। तो उसके बाद फ्यूजोजेनिक सब्सटेंस और कंडीशंस क्या क्या होना चाहिए। अभी देखिए वो, उससे हम लोग क्या करेंगे, कौन से सब्सटेंसेस यूज करेंगे जिसके लिए, NaNO3 यूज करेंगे, कैल्शियम आयंस यूज करेंगे, ठीक है। कब, यहाँ पे पीएच जो है ज्यादा होना चाहिए, तो ये कुछ स्टेप्स है। और इसके अलावा जो है हम लोग पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल भी यूज करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल जो है फ्यूजन के वक्त यूज करते हैं, या तो फिर हम लोग वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक भी यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो फ्यूज हो जाएंगे। ये कुछ प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग दोनों सेल्स का फ्यूजन करवा सकते हैं। अभी दोनों सेल्स फ्यूज हो गए, अभी इसके बाद हम लोग कल्चर मीडियम के ऊपर रखेंगे। जैसे टिश्यू कल्चर में देखा था हमने कि ये दोनों सेल्स फ्यूज होने के बाद उसको हम लोग कल्चर मीडियम में रखेंगे तो वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसमें दोनों क्रोमोसोम्स है ना, तो दोनों क्या होंगे, ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। अभी उसके बाद जो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ फ्यूज प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज कॉल्ड हेट्रोकैरियन। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोटोप्लास्ट के अंदर दोनों क्या है, दोनों जो है दोनों प्रेजेंट है, दोनों के न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोकैरियन बोलेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यस सर। हेट्रोकैरियन जो है वो टिश्यू कल्चर में यूज करेंगे, उससे ग्रो होगा तो डिवाइड होगा, फिर प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक इतना क्लियर हो गया, इसमें किसी को डाउट्स है? नो सर। ठीक है। तो उसका इंपॉर्टेंस ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट अलाउज द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड बिटवीन डिफरेंट लाइन्स एंड स्पीसीज। अभी देखिए हम लोग फर्टिलाइजेशन किसका करवाते हैं जनरली, हम लोग किस फर्टिलाइजेशन जनरली किसका होता है, जब स्पीसीज के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है ना, हम लोग कोई अलग स्पीसीज के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फायदा क्या है, हम लोग दो अलग अलग स्पीसीज का क्या करा सकते हैं, फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं, समझ में आ रहा है। दो अलग अलग स्पीसीज का फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं, और उसका क्रोमोसोम नंबर सेट जो है कुछ भी हो फिर भी हम लोग करा सकते हैं, ठीक है। तो दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस नॉर्मली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एग्जांपल राइस एंड कैरोट का कभी तो हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करवा सकते, पर इस मेथड के थ्रू हम लोग दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पोमैटो इज अ सोमैटिक हाइब्रिड बिटवीन पोटैटो, ये एक एग्जांपल है पोमैटो का, ठीक है। एग्जांपल किसका, पोटैटो और टोमेटो के बीच का है वो, ठीक है। ब्रोमैटो ये ब्रिंजल और टोमेटो के बीच का, क्योंकि दोनों को हम लोग क्या है, दो अलग अलग स्पीसीज है, इसको हम लोग फर्टिलाइज नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड बनाया है, जिसके थ्रू इन्होंने दोनों को क्या किया है, फ्यूज करवा दिया है, ठीक है। अभी देखिए यूज ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड जो फॉर जीन ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ साइटोप्लाज्म, यहाँ पे जीन ट्रांसफर बोला है, पर यहाँ पे जरूरी नहीं जीन ट्रांसफर सोमैटिक हाइब्रिड से ही हो,
क्योंकि वैसे भी होगा ही, क्योंकि दो न्यूक्लियस आप मिला दे रहे हैं तो जीन ट्रांसफर होगा ही। समझ में आया? उसके अलावा हम लोग कुछ इसमें क्या करते हैं, एक का न्यूक्लियस निकाल लेते हैं और दोनों का साइटोप्लाज्म जो है वो मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल एलोप्लॉइड्स। एलोप्लॉइड्स का मतलब क्या होता है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम से ज्यादा है, मतलब एलो मतलब डिफरेंट टाइप के जो स्पीसीज है, तो उसको जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो एक सेट से ज्यादा जो है वो क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, उसको हम लोग एलोप्लॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कुछ एग्जांपल है, उसके बाद साइब्रिड देखेंगे हम लोग। तो साइब्रिड ही है, इसी का पार्ट है साइब्रिड भी। देखिए, साइब्रिड possesses a nuclear genome from only one parent but cytoplasmic genes from both parents। अभी यहाँ पे क्या है, साइब्रिड में क्या हो रहा है, सिर्फ जो न्यूक्लियर जीनोम है, तो न्यूक्लियर जीनोम किसका, एक पेरेंट का है, पर दोनों साइटोप्लाज्मिक जो जीन्स है, तो साइटोप्लाज्मिक जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म। हाँ साइटोप्लाज्म जीन्स मतलब क्या है, जो जितने भी न्यूक्लिक एसिड जो आरएनए है, एमआरएनए, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं ना, तो ये सब एक दूसरे दोनों पेरेंट्स के हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको साइब्रिड बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का क्या है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ही है। इसमें कुछ स्टेप्स है। दी प्रोसेस ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन रिजल्टिंग इन डेवलपमेंट ऑफ साइब्रिड इज नोन एज साइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग साइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि साइब्रिड का मतलब क्या हो गया, उसमें आपने क्रोमोसोम का एक न्यूक्लियस जो है सेल का एक का यूज किया है, दोनों सेल्स को फ्यूज कर दिया, मतलब साइटोप्लाज्म जो है दोनों का है, इतना याद रखना है बस। देखिए, एप्लीकेशन जो है इसका, एप्लीकेशन ऑफ प्लांटलेट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट टिश्यू कल्चर, इसको आपको देखिए यहाँ पे रैपिड क्लोनल प्रोपगेशन ये इंपॉर्टेंट है, मतलब हम लोग रैपिडली जो है बहुत क्वांटिटी में एक साथ बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा है? मुझे 1 लाख पौधे चाहिए, तो 1 लाख पौधे अगर कोई किसी पर्टिकुलर पौधे की सीड्स नहीं है, सीड्स जैसे बनाना का एग्जांपल, सीड्स नहीं होते हैं, मुझे 1 लाख पौधा चाहिए, मतलब 1 लाख ऑलरेडी फील्ड में जाना पड़ेगा, उतने सारे सकर्स को मुझे निकाल के लेके आना पड़ेगा। पर अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, टिश्यू कल्चर रैपिडली हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ महीनों में ही 1 लाख, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। लाभ जितना बड़ा उतना बड़ा प्रोडक्शन रहेगा। समझ में आया? और ये कैसा है, क्लोन्स आएंगे, मतलब सीड्स जब डेवलप होते हैं तो सीड्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है। और हमको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं। समझ में आ रहा है? वेरिएशंस आते हैं, जो जैसे पेरेंट्स होते हैं उसके वही सेम फीचर्स जो प्रोजेनी के अंदर नहीं होते, मिक्स अप होते हैं। ठीक है, पर जब हम लोग क्लोन की बात करते हैं तो क्लोन में क्या होता है, सेम होते हैं, मतलब जैसा पेरेंट था वैसा ही जो रहेगा क्लोन रहेगा। समझ में आया? अभी देखिए, इसमें क्या है, सेम जेनेटिक मटेरियल जो है वो दोनों का सेम रहेगा, सेम कॉपीज रहेंगे, इसीलिए इसको हम लोग क्लोनल प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? या फिर क्लोनिंग या फिर माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेम ही है वो। तो यहाँ तक क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स है ऑयल पाम के, तो रैपिड क्लोनल प्रोपगेशन जो है वो टिश्यू कल्चर के थ्रू किया गया है। अभी देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें पूछा है यहाँ पे, एक तो एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू जा सकते हैं या फिर शूट प्रोपगेशन के थ्रू जा सकते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस हम लोग डायरेक्टली एम्ब्रियो बना रहे हैं, और यहाँ पे क्या डायरेक्टली शूट में ही डेवलप हो जाएगा प्लांट, एम्ब्रियो में वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो यही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे सोमा क्लोनल वेरिएशन। देखिए, सोमा क्लोनल वेरिएशन का मतलब आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग डायरेक्टली, जो भी प्लांट होता है हमको पता है कि उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो हम लोग डायरेक्टली प्लांट बॉडीज से हम लोग जब टिश्यू कल्चर करते हैं उसके अंदर भी कुछ वेरिएशंस आते हैं, क्योंकि हमको पता है कि सेल जब भी डिवाइड करेगा कुछ ना कुछ गलतियां कर सकता है। समझ में आ रहा है? हमने 10th के चैप्टर में सीबीएसई में पढ़ा था कि जब भी सेल डिवाइड करता है उसका डीएनए भी डुप्लीकेट करेगा, जब डीएनए डुप्लीकेट करेगा कुछ ना कुछ गलतियां करेगा, क्योंकि जो बायोमोलिकुलर प्रोसेस है उसके अंदर कुछ ना कुछ सिंपल छोटे छोटे गलतियां हो सकती है, उसकी वजह से वेरिएशंस आ सकते हैं। इसको इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, सोमा क्लोनल वेरिएशंस बोलेंगे। समझ में आ रहा है? देखिए, जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट अमंग प्लांट रीजनरेशन फ्रॉम टिश्यू कल्चर हैव बीन टर्म्ड एज सोमा। इसका मतलब क्या है, सिर्फ क्या है, अगर आप जो एक्सप्लांट ले रहे हैं उसको आप ग्रो कर रहे हैं, उसके अंदर छोटे से वेरिएशंस कुछ आ सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोमा क्लोनल वेरिएशंस बोलेंगे। समझ में आ रहा है?
तो देखिए यहाँ Yes, पे sir. दिया है कि जीन म्यूटेशन की वजह से हो सकता है या फिर माइनर क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से होता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? The variation which are stable and have agronomic character like resistant to disease and pest, stress and tolerance, early maturation, better yield are useful only. तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर सोमाक्लोनल वेरिएशंस आते हैं तो जिस चीज के लिए आपने चुना था हो सकता है वहां पे कुछ चेंजेस हो गए हो, तो वो जीन जो है वो काम नहीं कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो सोमाक्लोनल वेरिएशंस मेरे को लगता है सबको क्लियर है। हेलो Yes, sir. Yes, sir. गौरांग, समझ में आ रहा है? Yes, sir. मानसी, अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो वो चैट बॉक्स में डाल दो, ठीक है? देखिए सिंपल है ये, अगर आप एक बार फिर से पढ़ेंगे, देखिए सोमाक्लोनल वेरिएशंस का मतलब क्या है कि देखिए सोमैटिक बॉडीज मतलब क्या है, जो नॉर्मल जो कंडीशन है बॉडी का, डिप्लॉयड कंडीशन मान लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोमाक्लोनल। ठीक है, अभी उस बॉडी से अगर हम लोग कई प्लांट है उससे हम लोग टिश्यू कल्चर ले रहे हैं, एक्सप्लांट उससे ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, और जब हम लोग इसको ग्रोइंग के लिए रखेंगे टिश्यू कल्चर मीडियम के ऊपर, ये ग्रो करेगा। अब ग्रो करेगा, सेल डिवाइड होंगे, कुछ ना कुछ गलतियां होंगे, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, वेरिएशंस आएंगे। इसी वेरिएशंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सोमाक्लोनल वेरिएशंस बोल रहे हैं। ठीक है, सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे ट्रांसजेनिक में क्या होता है, कोई ऐसा प्लांट जो किसी और चीज को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब उसके अंदर कोई पर्टिकुलर जीन है वो क्या कर रहा है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है, उसको हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलेंगे। तो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो मुझे लगता है ये चैप्टर जो है सबको क्लियर हो गया है। अगर किसी को डाउट, देखिए आपका प्रॉब्लम क्या है, आप लोग यहाँ पे क्लास में कुछ पूछते ही नहीं है, तो वो क्लास जो इंटरैक्टिव हो ही नहीं पाता है। तो समझ में आ रहा है? तो मुझे भी नहीं समझ में आता कि आप लोग को कुछ समझ में आया नहीं आया, तो क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि सबको समझ में आया है। तो अगर हम लोग अभी सॉल्विंग के तरफ चले जाते हैं, सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे जा सकते हैं। हम्म, ठीक है, तो किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग सॉल्विंग में ये वाला देख लेते हैं। पहला एक्सरसाइज 1, तो हाइब्रिड्स आर जनरली, क्या है ये? देखो कोई भी आंसर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप लोग एटलीस्ट आंसर दो, मुझे लगेगा कि आप लोग प्रेजेंट है। हाइब्रिड्स आर जनरली, हाइब्रिड जनरली क्या होते हैं? म्यूटेंट। वीक, Mutants. नहीं नहीं, देखिए ये तो पहला है, लाइक एज ए पेरेंट्स तो नहीं होते बिल्कुल भी, हाइब्रिड्स का मतलब ये होता नहीं है। म्यूटेंट्स, हाइब्रिड्स को हम लोग म्यूटेंट नहीं बोलेंगे। म्यूटेंट का मतलब क्या, उसमें डीएनए में ऑलरेडी जो जीन है उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए, उसको म्यूटेंट बोलेंगे। ऑलरेडी कोई जीन एग्जिस्ट करता है, उन दोनों जीन्स को आपने दोनों वेराइटीज को कंबाइन किया, कुछ प्रॉपर्टीज इस पेरेंट के है, कुछ प्रॉपर्टीज इस पेरेंट्स के है, तो हम लोग उसको हाइब्रिड बोलेंगे। तो हाइब्रिड जनरली क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। समझ में? हाइब्रिड जनरली क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि स्ट्रांग ही होते हैं, पर जनरली जो है वो स्ट्रांग होते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस Yes, sir. तो तो हेट्रोसिस का जब एग्जांपल आया था, आपने शायद एनिमल ब्रीडिंग में पढ़ा रहेगा हेट्रोसिस, हाइब्रिड विगर के बारे में पढ़ा रहेगा आपने, राइट? अरे हेट्रोसिस पढ़ा था कि नहीं आपने? हेट्रोसिस या तो फिर हाइब्रिड विगर, दोनों सेम ही है। वहां पे जब हम लोग हाइब्रिडेशन Yes, sir. करवाते हैं तो वो जो स्पीसीज है वो हम लोग उसको सुपीरियर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद इमैस्कुलेशन इज अचीव्ड बाय, इमैस्कुलेशन जो है वो क्या है बेसिकली? Remover of anther. Removal of anther. रिमूवल ऑफ एंथर है। ठीक है, उसको हम लोग इमैस्कुलेशन बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम हैप्लॉइड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज दे आर, अगर क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोसेस जो Fourth है option. तो, हाँ
इसका आयुष को छोड़ के बाकी लोग देंगे आंसर। इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम हैप्लॉइड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज दे आर। हैप्लॉइड्स का क्या जरूरत है यहाँ पे? जब मुझे फर्स्ट ऑप्शन। Fourth option. फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। Yes, sir. फोर्थ ऑप्शन के अलावा कोई और? देखिए फोर्थ ऑप्शन सही है क्योंकि हमको क्या मिलने वाला है? होमोजाइगस लाइंस मिलने वाले हैं। समझ में आ रहा है? होमोजाइगस लाइंस का मतलब क्या है? उनका हम लोग कितने भी बार भी सेल्फ ब्रीडिंग करवा दें तो सेम आएगा, मुझे सेम रिजल्ट आने वाला है। कितने भी बार भी हम लोग जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन करवाते रहेंगे, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। समझे? तो ये फायदा होता है क्योंकि होमोजाइग, देखिए हैप्लॉइड जो प्लांट उसको हम लोग डिप्लॉइड बनाएंगे। डिप्लॉइड बनाएंगे मतलब क्या? दोनों सेट्स ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, तो उसको कितने बार भी क्रॉसिंग कर मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, क्रॉसिंग ओवर कितने भी बार भी हो जाए तो सेम है, क्योंकि सेम कंटेंट में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद अ न्यू क्रॉप ट्रिटिकल हैज बीन इवॉल्व्ड बाय इंटीग्रेट इंटरजेनिक हाइब्रिड, मतलब दो अलग अलग जेनरा के अंदर हमने हाइब्रिड करवाया, ठीक है। तो वो ट्रिटिकल करके एक नया क्रॉप आया है, तो वो कौन से है जो ट्रिटिकल आया है? तो आपको याद रखना है, एक तो वीट है, वीट और राई को जब उन्होंने मिक्स किया एक नया ट्रिटिकल करके क्रॉप आया है, तो ये ट्रिटिकल जो है वो फॉडर की तरह यूज करते हैं। समझ में? इसमें हाई न्यूट्रिएंट क्वालिटी है, तो इसको हम लोग फॉडर की तरह यूज करते हैं ट्रिटिकल को। राई और वीट है, ठीक है। उसके बाद इफ अ ब्रीडर हैज टू इवॉल्व अ डिसीज रेजिस्टेंट स्ट्रेन, व्हाट स्टेप विल बी टेकन फर्स्ट? मतलब अगर किसी ब्रीडर को अगर कोई डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? Selection of आयुष parents. आयुष नहीं Selection बोलेगा, of सिर्फ parents. आयुष नहीं बोलेगा। Selection of parents. क्या? Selection of parents. हाँ, Selection of सिलेक्शन ऑफ parents. पेरेंट्स। पहले मुझे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स करना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा ना, मतलब उनका हाइब्रिडेशन कराएंगे तब वो नया प्लांट आएगा। तो ये पहला स्टेप है। सेलुलर टोटिपोटेंसी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, सेलुलर टोटिपोटेंसी जो है वो किसमें डेमोन्स्ट्रेट होता है? All plants. हाँ, ऑल प्लांट सेल्स बोला है क्योंकि हमको प्लांट्स में होता है, सब में होता है सेलुलर टोटिपोटेंसी। मतलब कोई भी सेल ले लो, उससे एक नया प्लांट बनाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? ऐसे ह्यूमन के साथ होता है क्या? एक सेल ले लिया, इससे एक नया प्लांट बना दिए। देखो क्लोनिंग एक प्रोसेस है, पर क्लोनिंग जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम है उसमें, मतलब मुश्किल ही है। क्लोनिंग अलग है पर टोटिपोटेंसी अलग है। समझ में आया? Yes, sir. क्लोनिंग में हम लोग Yes. न्यूक्लियस लेते हैं, समझ में आ रहा है, उसको ग्रो नहीं करते हम लोग, ठीक है। हाँ देखिए, सेवेंथ का हेट्रोसिस या तो फिर हाइब्रिड विगर, डिजायरेबल इन वेजिटेटिवली प्रोपोगेट प्लांट्स बिकॉज वेजिटेटिव प्रोपोगेट प्लांट्स में डिजायरेबल है, क्यों? क्या रहेगा? देखिए हेट्रोसिस Easy मतलब to cultivate. हाइब्रिड विगर का मतलब क्या होता है कि हम लोग दो जब क्रॉसिंग करवाते हैं तो उसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो जो भी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो एक्सप्रेस करते ही है। समझ में आ रहा है? तो डिजायरेबल, अभी देखिए अगर हम लोग वेजिटेटिवली किसी चीज को प्रोपोगेट कर रहे हैं तो क्या होगा? हेलो, Easy to cultivate. क्या आएगा? देखिए हेट्रोसिस मेंटेन Easy to लॉन्गर cultivate. ड्यूरेशन। अभी देखिए लॉन्गर ड्यूरेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या होगा? देखिए कोई भी स्पीसीज जो इंटर इंटर स्पीसीज में क्या होता है बेसिकली, अगर कोई एक पर्टिकुलर हर्ड है या तो फिर कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप है, उसमें ही बार बार सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? Mutants. हाँ, Mutants maintain. आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोले आपने?